आज के सेशन को शुरू करें उससे पहले आप लोगों को आज की पंक्ति का थीम बता देते हैं। थंबनेल तो हम चाहे जो लगाते हों, लेकिन आज की पंक्ति का जो थंबनेल है, जो आपको पहले ही पता हो जाना चाहिए, उसके बाद आप इस सेशन को सुनिएगा और अंत में बताइएगा इस पंक्ति में कितनी सत्यता थी। हम अपना परिचय वरिचय नहीं दे रहे हैं, हम पहले आपको बता रहे हैं। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी था। जहां हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इस पंक्ति का पाकिस्तान के प्रति क्या उद्देश्य हो सकता है, आप स्वतः लगा लें। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और आप सुन रहे हैं पाकिस्तान के एक नेता। और मैं आपको अगर जैसा चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा तो ये पहले ही अनाउंस कर देता हूं, जिस नेता की आज बात हो रही है, संभव है कि आने वाले समय में ये प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा हुआ दिखाई दे। कारण क्या है वो आज के सेशन में आप समझ जाएंगे, बस तसल्ली से सुनते हुए आगे बढ़िए। फिलहाल के लिए खबर यह है, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते और मानते हैं, कि पाकिस्तान के अंदर इन दिनों जिस प्रकार के हालात हैं, वो हालात दिवालिया होने के हैं। और दिवालिया होने के जब हालात की बात हो तो स्थितियां आपके सामने इस प्रकार की सुर्खियों से पहले आई हैं। जैसे पाकिस्तान के अंदर दिवालिया होने पर पावर प्लांट बेचने की खबर आई थी, पाकिस्तान के अंदर बिजली गुल होने की खबर आई थी। हाल ही में यूएई के जो प्रेसिडेंट थे वो चिड़िया मारने के लिए यहां आ रहे थे, उनके चलते पाकिस्तान के जो राजधानी है वहां पर स्कूल और सरकारी ऑफिसेज बंद किए गए थे, लेकिन एन मोमेंट पर उन्होंने आने से इनकार कर दिया। उसका भी हमने आप लोगों से ट्वीट साझा किया था। तो कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि पाकिस्तान की फजीहत जो है वो कैसे कैसे हो रही है, हमने आपको कई बार बताया। आप में से कई लोगों को लगता है कि सर का कोई एजेंडा है पाकिस्तान को नीचे दिखाने का। भाई साहब, मैं इतना बड़ा देश नहीं हूं, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, देश तो क्या व्यक्ति नहीं हूं, देश तो मेरा बहुत महान है कि मेरे चाहने से पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, मैं तो केवल आप तक वो सुर्खियां पहुंचाता हूं। आप यहां पर खबर देखते हैं कि यूएई के प्रेसिडेंट एन मोमेंट पर, मैंने ये इसका कम्युनिटी पोस्ट भी आपसे शेयर किया था कि उन्होंने लास्ट मोमेंट पर आना कैंसिल कर दिया था। ये सब चीजें पाकिस्तान के बारे में आपने खूब सुनी थी। फिलहाल पाकिस्तान में क्या चल रहा है वो मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान में वर्तमान में आईएमएफ की टीम आई हुई है। आईएमएफ की टीम आई हुई है पाकिस्तान को लोन देने के लिए कि तुमको अगर लोन चाहिए तो हमारी कुछ शर्तें मान लो। और शर्तों में क्या मान लो कि तुम्हारे यहां पर जो भी तेल के, गैस के या फिर जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनके प्राइस हमारे अनुसार कम से कम 50% बढ़ा दो। और अगर ऐसा करते हो तो पाकिस्तान के अंदर जहां वर्तमान महंगाई दर 27% बढ़ी हुई है, 27%, ध्यान से सुनिएगा, आज इंडिया के अंदर महंगाई दर 5.67% है। पाकिस्तान में जहां महंगाई दर 27% है, वहां शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि यदि आईएमएफ की शर्तें मान ली तो पाकिस्तान की महंगाई दर 55 से लेकर 60% तक बढ़ जाएगी। और अगर ऐसा होगा तो जनता सड़कों पर आ जाएगी, और जनता सड़कों पर आ जाएगी तो शहबाज शरीफ की सरकार बचेगी नहीं। तो आईएमएफ वर्तमान में इस पूरे हफ्ते पाकिस्तान आया हुआ है और पॉलिसी लेवल की बातचीत कर रहा है। सुनने में तो यह तक आया है, आईएमएफ ने अपने द्वारा शहबाज शरीफ से कहा है कि अपने यहां पर पॉलिटिकल शांति के लिए आप अपने यहां के नेताओं से बातचीत करो। संभव है कि वो इमरान खान के साथ बैठकर भी टेबल टॉक करें कि भाई अगर शांति स्थापित नहीं हुई तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसी बीच में क्रिएचर निकल के आ जाता है और वो क्रिएचर निकल करके वादा करता है लोगों से कि हमारे देश में ऐसी कोई भी खराबी नहीं है, ना ही गरीबी है, ना कोई स्थिति खराब है। बस हमें केवल इतना करना है कि अब हमें थोड़े एटीट्यूड में मांगने जाना है, यानी कि कटोरा रख करके। जहां हमारे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हमें बहुत ही दुख होता है कि हमारे एक हाथ में बम है और दूसरे हाथ में कटोरा, वहीं यदि अगर हम ऐसा कर ले जाएं कि हम अपने एक हाथ में एटम बम रखें और दूसरे में कुरान, तो यकीन मानिए पाकिस्तान को कोई भी लोन देने से इनकार नहीं करेगा। आप में से कुछ लोगों को लगता है फिर से सर ये बनावटी बात कर दी। मैं आपको ऑडियो सुनाऊंगा और किसी राह चलते हुए आदमी को लेकर नहीं आ गया हूं। ये वो आदमी है जिसकी चर्चा कर रहा हूं मैं आज आपसे। इसको तस्वीर में पहले देख लो, फिर मैं आपको लेकर चलूंगा। ये वो आदमी है जिसके चलते पाकिस्तान के अंदर लगभग 2021 में जब दुनिया कोरोना से लड़ रही थी, पाकिस्तान की इमरान खान सरकार इससे लड़ रही थी। हालात इसने पाकिस्तान में ऐसे बना दिए थे कि पाकिस्तान लगभग 5-6 महीने तक प्रॉपर लाहौर वाला एरिया जो है वो लॉकडाउन की स्थिति में रहा था। इसके कारण इतना आतंक मचवाया था सड़कों पर इसने। बताएंगे सारी कहानियां। तो भाई साहब, इसने ऐसा बवान का बयान जो दिया है उसके पीछे का तर्क क्या है, लॉजिक क्या, सारी बताएंगे। खबर क्या है, होल्ड कुरान इन योर राइट हैंड, एटम बॉम्ब इन योर
लेफ्ट हैंड। पाक लीडर ने जो सॉल्यूशन दिया है इकोनॉमिक क्राइसिस का, ये पहले मेरा सेल्फ मेड नहीं है, हेडिंग्स है न्यूज लाइंस की, मैं आपके सामने वो बता रहा हूं। कहीं से आपको ये लगने लगे कि नहीं साहब ये आपने क्रिएट किया होगा, मैं इतना बड़ा कोई पत्रकार थोड़ी हूं, मैं तो केवल खबरें आप तक दुनिया में जो चल रही हैं उन्हें इकट्ठा करके इधर उधर से आप तक पहुंचा रहा हूं, आसान भाषा में, अपनी बोलचाल की भाषा में, है ना। तो ऐसी स्थिति में ये जो आप खबर यहां देख रहे हैं, इस खबर के पीछे जो बालक है, नादान बालक जो है, वो इसका नाम ये है साद रिजवी। तस्वीर आपकी ये है। आपने जो बातें कही हैं आर्थिक तंगी और महंगाई से निकालने के लिए, वो काफी ज्यादा लोगों में चर्चा का विषय बन गई हैं। असल मायने में इनकी थॉट प्रोसेस दुनिया को पता चल गई है। तहरीक लबैक नाम की पाकिस्तान की यह पार्टी है, इसके मौलाना साद रिजवी हैं। इन्होंने कहा है एक हाथ में अपने कुरान ले लो और दूसरे में एटम बम ले लो, फिर देखते हैं हमें कौन लोन नहीं देता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, आर्मी चीफ, सबको जहाज में भरकर विदेश भेजकर भीख मंगवाया जा रहा है। आप में से बहुतों को यह लगता था नहीं सर आप ही बोलते हो कि इनके हाथ में कटोरा है, ये मांगने जाते हैं। इनके यहां के नेता या फिर इनके यहां के सो कॉल्ड जो प्रीचर्स हैं वो ये लाइन बोलते हैं कि साहब आपने अपने द्वारा इतने सारे लोगों को कटोरा लेकर भीख मांगने भिजवाया है, कोई मदद कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है। मदद के नाम पर अपनी शर्तें अलग मनवाए जा रहे हैं। दुनिया तुम्हारे पांव में ना आ जाए तो मेरा नाम बदल देना। इसने नाम बदलने तक का अपने द्वारा हवाला दे दिया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब ये जो नादान बालक है जिसका नाम हाफिज साद हुसैन है, मैंने कहा था ना बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था। जहां हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा आप देख सकते हैं, हाल गुलिस्ता क्या होगा। तो आप सोचकर देखिए कि हमने पहले इमरान खान सुना, हमने उसके बाद शहबाज शरीफ सुना, अब यह प्राणी निकल कर आ गया है और इस प्राणी के तो बयान भी एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर यह बार बार क्या बोल रहा है, इसने कई चीजों को रिलेट कर दिया है। जैसे कहा जाए ना कि आपसे पूछा जाए कि अंकित सर आपका क्या विचार है महंगाई के ऊपर, और मैं उससे कह दूं कि यार देखिए महंगाई एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे निपटने के लिए सरकार को फलाना फलाना मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ इस तरह का काम करना चाहिए। जो छोटा मोटा ज्ञान है हमारे पास उसको बोल दे, इसका ज्ञान अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। इसको पता है कि इसके देश में तो महंगाई है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुरान के नाम पर पूरी मुस्लिम राष्ट्र भड़के हुए हैं। तुर्की जो है वो लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में इसने कहा यह लीडरशिप की अथॉरिटी तो पाकिस्तान को मिलनी चाहिए। तो इसने इन दोनों मुद्दों को भी एक साथ लपेट दिया, यानी देश की बढ़ती महंगाई, देश की खराब आर्थिक हालत और कुरान का मुद्दा, सबको एक ही बार में सेट कर दिया। वहीं दूसरी ओर जहां पाकिस्तान की सरकार जगह जगह जाकर बता रही है कि हम आतंक से पीड़ित हैं, हम आतंक से पीड़ित हैं, जहां पर पेशावर में हाल ही में इनका हमला भी हुआ है, जिसको ये फिर दिखा रहे हैं कि सोचिए पाकिस्तान ही इकलौता ऐसा देश होगा जहां पर इवन मतलब आप सोचिए हमारे देश के अंदर कुछ इस प्रकार के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं जो अक्सर भारत को क्रिटिसाइज पहले करते हैं कि भारत में पता नहीं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पाकिस्तान के एक मंत्री का बहुत तगड़ा बयान वायरल हुआ था, हमने हालांकि उस पर सेशन नहीं किया, और वो ये था कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी ऐसा नहीं होता कि नमाज अदा कर रहे लोगों पर बम विस्फोट हो, यानी कि वहां पर भी इस चीज का, तो यानी कि एक प्रकार से सोचकर देखिए कि ये पाकिस्तान खुद से इस बात से तंग आ चुका है कि हमने क्या नस्ल पैदा कर दी है। जिस नस्ल को हमने इतना प्रिप्रेज किया, पाकिस्तान के पेशावर में हुआ था ना कुछ दिनों पहले हमला, हमने सेशन भी किया था उसके ऊपर। खैर चलिए, फिलहाल के लिए मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल दुनिया भर के अंदर कई देशों में, विशेष रूप से स्वीडन और डेनमार्क के अंदर कुरान जलाने की घटनाएं हुई हैं जिससे दुनिया के मुस्लिम भड़के हुए हैं। ऐसे में इसका बयान बिना आए कैसे रह सकता है? तो इसने जो बयान दिया ना, अब वो आप सुनकर देख लीजिए। तो ये सबको एक साथ रिलेट कर रहा है। मैं दोबारा से सुनाना चाहूंगा क्योंकि आप सुनेंगे नहीं तो आपको अंदाजा नहीं लगेगा। फिर हम पूरा विश्लेषण करेंगे कौन है ये, कहां से आया, क्या कहानी है सब। दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराब मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जरा तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। इसलिए कहते हैं एजुकेशन बहुत जरूरी है।
बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। जो हम छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं ना, असल में जो अंकित इंस्पायर इंडिया के नाम पर जो प्रयास चल रहा है, और कुछ नहीं तो चाहे आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप दुनिया भर से खबर में कनेक्टेड हैं या नहीं, लेकिन आपको ये तो पता चलता है दुनिया में चल क्या रहा है। ये लोग शायद उस चीज से भी परे हैं, इन्हें पता है कि इनके पास में बम है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता है कि बम चलाने के लिए क्या क्या लगता है। खैर छोड़िए, खैर वही है ना, नादानी है। अब ये नादानी का तो क्या इलाज है, ये वैसी चर्चा है जैसे कई बार ऐसा नहीं होता, हमारे देश में भी पनवाड़ी की दुकान पर कुछ लोग बैठ करके जब चर्चा कर रहे होते हैं, यार सरकार पागल हो गई है क्या, चंद्रमा पर ये सैटेलाइट भेजे जा रही है, चंद्रमा के ऊपर उपग्रह भेजने की कोशिश कर रही है, अगर इसी का उपयोग करके हमारे शहर की नालियां बनवा दी होती तो सोचो कितना बढ़िया होता। वो कुछ उस तरह का विचार है। नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और राजनीति में अब ऐसे लोगों के साथ में जब भीड़ जुड़ जाए तो फिर कहने ही क्या। खैर इसके बारे में हम आपको और विस्तार से बताएंगे, इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठे तो सोचिए कि हर अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। इसके पीछे का बहुत बड़ा आधार क्या है, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री खुद यह बात पब्लिकली स्वीकार कर चुके हैं, और वो हमने कई बार अब तक सुना दिया है आपको कि हम जब भी कहीं जाते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है कि हम एक न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं और हम मांगने के लिए पहुंच रहे हैं, और इन्होंने अपने अन्य देशों के साथ हुए संवाद साझा किए हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ताजा ताजा बात है। तो अब फिलहाल के लिए जहां पर मतलब मीम के मीम बन सकते हैं, तो मीम बनाने वाले यही कह रहे हैं कि भाई ऐसे भी कौन भीख मांगता है, पाकिस्तान के नेता के द्वारा दिया गया जो बयान है ये कोई तरीका है भीख मांगने का। तो लोग इनके तरह तरह से मीम बना रहे हैं। इसी बीच के अंदर पाकिस्तान से टूटकर निकला बांग्लादेश भी सोच ही रहा होगा कि एवरी बंगाली आफ्टर सीइंग इन पाकिस्तान, बंगाली बोले तो बांग्लादेशी, कि भाई साहब थैंक गॉड बच गए, इनके साथ हम नहीं गए, ठीक है ना। खैर मैं आपको आज एक सूचना जरूरी रूप से देना चाहूंगा, और वो क्या है, परवेज मुशर्रफ भारत में कारगिल युद्ध के समय, जब कारगिल युद्ध हुआ था उस समय सेना नायक वहां का पाकिस्तान का हुआ करता था, तानाशाह राष्ट्रपति बना था, वो मर चुका है। अब वो व्यक्ति मर तो गया है, लेकिन उसकी कौन सी हरकतें थी जिसके कारण भारत और पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध हुआ था, तो मैं आज आपको एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं। अगर समय मिले तो इसे जरूर सुनिएगा, कुकू एफएम पर, लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। यहां पर केवल यही किताब नहीं है, इसके अलावा भी हजारों किताबें अवेलेबल हैं। 10,000 से ज्यादा किताबें ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध हैं, पढ़ने के लिए नहीं सुनने के लिए उपलब्ध हैं, जैसे आप मुझे फिलहाल सुन और देख पा रहे हैं। यहां पर सुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वो किताबें जिनकी औसत कीमत 300 रुपए से ऊपर हो, 10,000 किताबें आपको यहां पर उपलब्ध है, और बहुत ही नॉमिनल रेट पर उपलब्ध है। कैसी नॉमिनल रेट पर, यहां पर आपको 99 रुपीस पर मंथ में किताब 10,000 एक महीने सुनने के लिए उपलब्ध है। यदि आपने मेरा रेफरल कोड अंकित 50 अप्लाई कर लिया तो आपको वही 99 की किताब उपलब्ध हो जाएगी मात्र 49 रुपीस में। तो यदि आप चाहते हैं इस किताब को सुने और इसके साथ में और कनेक्टेड जो किताबें हैं उन्हें सुन करके आप और ज्यादा अपडेट हो सकते हैं। यहां पर बहुत सी किताबें ऐसी हैं जो आपको मोटिवेशन कैसे रखें आपके अंदर, आपका पर्सनल डिसिप्लिन कैसे हो, आपका एटीट्यूड कैसा हो, आपके है ना पर्सनल ग्रोथ कैसे हो, आप फाइनेंस में कैसे प्लानिंग करें। बहुत अल्टीमेट जॉनर की किताबें अलग अलग भाषाओं में, जो कुछ बच्चे आपस में इंग्लिश लर्निंग सीखने की कोशिश कर रहे हो वो भी यहां से किताबें सुन सकते हैं। इंग्लिश भाषा में भी किताबें हैं, है ना। तो ऐसा करके आप बहुत सारी चीजें यहां पर ज्ञान के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साहब। तो फिलहाल के लिए अब हम बताते हैं वो कौन व्यक्ति है जिसने ये कहा है कि उठाओ कुरान और एटम बम, ये कौन है। तो इस व्यक्ति के बारे में बताएं, इससे पहले आपको इसकी बिल्डिंग दिखा देते हैं। ये व्यक्ति, इसके फादर और इसके लोग जो चाहने वाले हैं, उनकी भीड़ देखकर आप अंदाजा पहले ये लगाएं, ये कोई एनिमेशन या ग्राफिक्स नहीं है, ये रियलिटी है। ये जिस पार्टी से संबंध रखता है उसका नाम है तहरीक-ए-लबैक, TLP। ये सियासी और मजहबी पार्टी है, यानी धर्म के आधार पर चलने वाली पार्टी है। और इसका निर्माण इसने, जिसने अभी आज बात बोली है साद रिजवी, इसके फादर जिसका नाम था खादिम हुसैन रिजवी, उसने 2017 में की थी। 2017 के अंदर पॉलिटिकल पार्टी बनी। आज वो पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है, वोट संख्या के आधार पर 3री सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। 2017 में बनी पार्टी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से इसका एक्सेप्टेंस पाकिस्तान के अंदर आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं, इस भीड़ से एक थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। 2017 में जो पार्टी बनी थी, इसको बनाने वाला व्यक्ति खादिम हुसैन रिजवी था, जो कि एक कर्मचारी था धार्मिक विभाग के अंदर पाकिस्तान के अंदर, और लाहौर की मस्जिद के मौलवी के रूप में काम करता था। वर्ष 2011 में जब पाकिस्तान के पंजाब राज्य की पुलिस ने गार्ड मुमताज कादरी ने पंजाब के गवर्नर सलमान तासीर की हत्या की, तो कादरी ने जो है कादरी का उसका खुल का समर्थन किया। यानी एक प्रकार से
जो भी ईश निंदा के नाम पर काम हो रहा हो, ईश निंदा का मतलब यह हुआ कि इस्लाम का कोई भी विरोध अगर कर रहा है तो उस विरोध करने वाला का समर्थन कि भाई हां तूने इस्लाम का विरोध किया और तूने विरोध किया, तू तो सही है, और तेरा जिसने खिलाफत किया, यानी कि अगर मान लो यहां की घटना कुछ इस प्रकार से थी, हालांकि उस पर डिटेल में कभी बाद में जाएंगे, फिलहाल के लिए यह समझ लीजिए कि एक गार्ड के द्वारा एक जनरल को मारा गया था। किस बात पर? गवर्नर को मारा गया था ईश निंदा के कारण कि भाई तूने गलत किया, इस्लाम को तूने गलत तरीके से प्रचारित किया है। तो यह व्यक्ति उस हत्यारे के पक्ष में आकर खड़ा हो गया था और ऐसी स्थिति पाकिस्तान में क्रिएट हुई कि लोग इसके पीछे खड़े होने लग गए। 2016 में कादरी को दोषी करार दिया गया तो इस व्यक्ति ने, टीएलपी ने, ईश निंदा और पैगंबर के सम्मान को लेकर के देश भर में विरोध शुरू कर दिया, यानी हत्यारे का समर्थन करके इसने पार्टी बना ली। 2020 के अक्टूबर में खादिम रिजवी की मौत हुई थी, तो उस समय पाकिस्तान में इसको चाहने वालों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि जनाजे में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी थी। इस व्यक्ति के फादर की बात हो रही है, ये जो साद रिजवी है ना, इसके फादर की बात हो रही है। खादिम रिजवी की मौत के बाद उसके बेटे साद रिजवी ने कब्जा कर लिया। तो बाप तो चला गया 2020 में। ये है वो बाप जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि साद रिजवी का बाप है ये। इसने पाकिस्तान में जिस पार्टी का गठन किया वो पूरी तरह से एक्सट्रीमिज्म पर बेस्ड है। एक्सट्रीमिज्म से मतलब हुआ कि अगर किसी ने भी ईश निंदा, ब्लास्फेमी की तो यह प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी पाकिस्तान में एक साथ ही टेंडर के रूप में छुड़ा लिया है। अब आपको मालूम होगा दुनिया भर में जहां जहां पर भी इस्लाम के नाम पर कुछ भी घटनाएं हो, जैसे अभी स्वीडन, डेनमार्क के अंदर कुरान जलाने की घटना हुई, पार्टी के पास पहले से ठेका था, ये सड़कों पर पहले ही आ गई। यहां की सरकार जो है वो सोचती है कि पाकिस्तान तो खुद एक इस्लामिक राष्ट्र है, पूरी सरकार को ही सड़क पर होना चाहिए, लेकिन यह व्यक्ति उनसे भी पहले सड़क पर उतर के आ जाता है। मतलब ये से मतलब इसका बेटा जो है वो पहले ही सड़क पर उतर करके सामने आ जाता है। और तो और इसके साथ साथ अगर आपको याद हो तो एक चार्ली एब्दो वाला एपिसोड हुआ था, ध्यान होगा अगर आपको, तो फ्रांस की एक मैगजीन थी चार्ली एब्दो, उसने पैगंबर साहब का एक मतलब विवादित वो बना दिया था, कार्टून बना दिया था। तो पाकिस्तान के अंदर उसका जो प्रोटेस्ट हुआ था उसकी वजह से तो उसकी चाहत की संख्या कितनी बढ़ गई उसका अंदाजा आप इससे अंदाजा लगा लो। सितंबर 2017 में पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को जब अयोग्य घोषित किया गया था, यह कहानी मिली कहीं से कि यह पार्टी कितनी बड़ी बन गई, तो नवाज शरीफ जहां से चुनाव लड़ने गए वहां पर इस पार्टी ने अपोजिशन में चुनाव लड़ने के लिए पत्र दायर कर दिया। वहां पर इसको 7130 वोट मिले, जिसको कोई नहीं जानता था, थोड़े दिन पहले बनी पार्टी थी, उसको वोट मिले। धीरे धीरे यह बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ते बढ़ते फिलहाल इसकी संख्या, चाहत करने वालों की जो संख्या है टीएलपी की, वो इन तस्वीरों से देखी जा सकती है। मैंने आपसे क्या कहा शुरुआत में कि जो पार्टी बनी वो पार्टी संभव है भविष्य में सरकार बनाए। क्यों संभव है? क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि इसको मिले हुए वोटों की संख्या 2018 में 22 लाख पहुंच गई। आप इससे अंदाजा लगाइए, जिसकी पार्टी को 2017 में 7000 वोट मिले हों, वो पार्टी 2018 के अंदर जो हुए कुल चुनाव थे, वहां पे जो चुनाव हुए उसमें कुल वोटों की संख्या 22 लाख पाकर के पांचवी और पंजाब की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर सामने आ गई हो एक साल के अंदर अंदर। इससे आप अंदाजा लगा दीजिए कि कितनी बड़ी पार्टी पाकिस्तान में बन गई है। पाकिस्तान के अंदर बेहद लोकप्रिय और अब सक्रिय है। आश्चर्यजनक रूप से पंजाब से राष्ट्रीय और पार्टी विधानसभा के अंदर कोई सीट नहीं जीती, लेकिन इसकी पार्टी ने आम चुनावों के अंदर सिंध राज्य के अंदर प्रांतीय विधानसभा के अंदर 2 जनरल और 1 आरक्षित सीट पाने में कामयाबी प्राप्त की। इस पार्टी को उसके बाद से यह लग गया कि अगर किसी भी प्रकार से एक्सट्रीमिज्म को पकड़कर चला जाए या फिर कट्टरपंथ का सहारा लेकर इस्लाम की छवि को मजबूत करते हुए चला जाए तो सरकार तो बहुत सी उलझनों में उलझी हुई है। महंगाई को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कश्मीर के मुद्दे पर, यह केवल इस्लाम की रक्षा करने के नाम पर आगे आकर खड़ा हो गया। और खड़ा होकर के इसने जो प्रोटेस्ट किए हैं वो इस समय पाकिस्तान का हर आदमी यह चाहता होगा शायद कि हम इसकी लीडरशिप में प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं। आप इससे अंदाजा लगाइए, मैं आपको बताता हूं, जिसके सामने सरकार खुद झुक गई हो। सोचकर देखिए, अप्रैल 2021 में इस पार्टी पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया गया था। क्यों बैन लगा दिया गया था? क्योंकि इसने ऐसी हालत कर दी थी इमरान खान सरकार की कि यदि आपने फ्रांस के एम्बेसडर को निकाल करके नहीं भेज दिया पाकिस्तान से बाहर, तो हम पाकिस्तान के अंदर हर जगह ब्लॉकेड कर देंगे, यानी कि हर जगह जाम करवा देंगे।
पाकिस्तान की सरकार को इस पार्टी को ब्लॉक करना पड़ा, बैन करना पड़ा। इमरान खान सरकार हुआ करती थी उस समय पर 2021 में। और इस व्यक्ति को यानी साद रिजवी को, क्योंकि इसका बाप तो पहले ही मर गया, तो जो साद रिजवी है इसको जेल में डालना पड़ा। इसके चाहने वालों ने उस पूरे अप्रैल के माह 2021 से लेकर नवंबर 2021 में, जब तक साद रिजवी छूटकर वापस नहीं आ गया, पूरे मार्केट में इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर दिया कि जहां पहले वो एक छोटे से लेवल की पार्टी हुआ करती थी, वो पूरे 6 महीने के अंदर पूरी पाकिस्तान की पार्टी बन गई। और हार कर इमरान खान को इस पार्टी के ऊपर से बैन हटाना पड़ा, साद रिजवी को रिहा करना पड़ा और इंटरनली अपनी कूटनीतिक प्रयास करके फ्रांस से यह बुलवाया गया कि अगर संभव हो तो आप अपने नागरिकों को अपने मतलब पाकिस्तान से निकलवाकर खुद के यहां बुलवा लो और इसकी एक न्यूज डाल दो, क्योंकि आपके एम्बेसडर को यहां से निकालने का हम पर प्रेशर आ रहा है। हम इतनी हिम्मत नहीं कर सकते कि आपके एम्बेसडर को यहां से निकालने का आदेश दे दें। आप अपने लेवल पर, अपनी सरकारी स्तर पर अपने एम्बेसडर और नागरिकों को पाकिस्तान छोड़ने का आदेश दे दो, ताकि हम यह दिखा सकें कि हमारे दबाव के अंदर फ्रांस के राजनेताओं ने अपने नागरिकों और एम्बेसडर को वापस बुला लिया। आप सोचकर अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज्यादा इसके सामने झुक गई थी सरकार। मैं दिखाता हूं, वो थोड़ा सीक्वेंस आपको देखकर समझ में आ जाएगा मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई गली मोहल्ले का नेता बोल दिया हो। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था, यह नेता संभव है कि एक दिन पाकिस्तान के अंदर प्रधानमंत्री पद के लिए कंटेस्ट करे। कारण क्योंकि जिस तरह से यह आगे जा रहा है वो चीजें आपको दिख रही हैं। चार्ली एब्दो प्रोटेस्ट, सितंबर 5, 2020 की खबर है, जब चार्ली एब्दो ने फिर से वो चीजें दोबारा दिखा दी थी। तो आप पाकिस्तान के अंदर देख सकते हैं प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था और फिर 2020 के अंदर मार्च होना शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर फ्रांस विरोधी, कि पाकिस्तान के रिश्ते फ्रांस से टूट जाने चाहिए, एम्बेसडर को निकाल के यहां से भगा दिया जाना चाहिए। देखिए, किक आउट द फ्रेंच एम्बेसडर, ऐसे प्रोटेस्टर्स रोड पर निकले थे फ्रांस के एम्बेसडर को भगाने के लिए पाकिस्तान से। क्यों? बोले साहब इस व्यक्ति के कारण ही, मतलब फ्रांस जो है उसने हमारे खिलाफ प्रयास किया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कहां गई वो तस्वीर। ये देखिए यहां पर किस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर फ्रांस विरोधी प्रोटेस्ट हुए थे, सब इसी के द्वारा लीड किए गए थे। आपको याद होगा इसी चार्ली एब्दो ने फिर से एक विवादित कार्टून प्रकाशित किया था, जिस पे हमने 4 वीक पहले भी एक सेशन किया था, समय मिले तो देख लेना। जनवरी 2020 में शुरू हुआ प्रोटेस्ट, जनवरी में गया, अप्रैल तक पहुंचा। अप्रैल में सरकार ने इस पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया। बैन के बाद में सड़कों पर जो दृश्य निकला वो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों से, कि पाकिस्तान में इसके समर्थकों ने जहां तहां रोड ब्लॉकेड कर दिए। पाकिस्तान में ऐसे बुलडोजर होते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं फिर पाकिस्तान के अंदर फ्रांस के विरोध के बढ़ते चलते फ्रांसीसी सरकार ने अप्रैल में अपने सिटीजन से कहा कि आप जो वहां पर हैं निकल करके वापस आ जाइए। पाकिस्तान ने दबाव में आकर के कि भाई ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फसाद बन चुका है, इसको अप्रैल में ही बैन भी किया। बैन करने के बाद में तहरीके लबैक जो है उसने पूरे पाकिस्तान में आग फूंक दी, जो हमने तस्वीरों में आपको दिखाई। ये तस्वीरें पाकिस्तान की हैं और एक ही तस्वीर नहीं है, जाने कितनी तस्वीरें हैं जिसमें इस पार्टी का प्रोटेस्ट और लोग इसको जानना शुरू कर दिए थे, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान ने झुककर यानी इस पार्टी के प्रोटेस्ट से प्रभावित होकर, आप संख्या जो रोड पर देख रहे हैं ये इमरान खान की जो लॉन्ग मार्च निकली थी उससे भी बड़ी संख्या है। पाकिस्तान की सरकार ने प्रभावित होकर के इस रेडिकल इस्लामिक पार्टी के ऊपर से बैन हटाया नवंबर 2021 में। फाइनली ये रिहा होता है साद हुसैन। यही वो साद हुसैन है जो आपको बयान देता हुआ दिख रहा है। अब आप इससे अंदाजा लगाइए ये बात केवल क्यों बताई गई है, मैंने इतना ज्यादा आपको क्यों बताया। यह व्यक्ति जिसका पाकिस्तान में इतना फॉलोइंग बन चुका है, सोचिए कि 2018 में जैसे 22 लाख वोट मिले हों, आप इस तरह से सोचिए कि 2021 में जहां इमरान खान सरकार इसके कारण झुक गई हो कि नहीं साहब हमको समझौता करना पड़ेगा, इसे जेल से रिहा करना पड़ेगा, पार्टी से बैन हटाना पड़ेगा। ऐसा नेता अगर खड़ा होकर मंच से यह बात बोल रहा है कि एक हाथ में बॉम्ब रखिए और एक हाथ में कुरान रखिए और फिर देखिए कि कोई आपको कर्ज देता है कि नहीं, क्या लगता है आपको इससे ज्यादा गुंडई या आतंकवाद और प्रमाणित करने की आवश्यकता है? जहां के राजनेता, जहां के इतने पब्लिक एक्सेप्टेंस वाले लोग इस तरह की बात पब्लिक डोमेन में बोलते हैं, इनके तो राजनीतिक स्वार्थ हैं, इन्हें तो अपनी पार्टी के राजनीतिक मतलब क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है, लोगों में अपनी रीच बढ़ानी है। लेकिन जो सामने सुन रहे बेरोजगार और महंगाई की मार खाए पाकिस्तानी हैं, उनके दिमाग पर, मनोमस्तिष्क पर क्या असर पड़ेगा? उन्हें लगेगा राजनेता हमारे लिए बात बोल रहा है, हमारे लिए जेल गया था। अब ऐसे लोग अगर प्रभावित होकर के ऐसे ही बॉम्ब लेकर के दुनिया भर में
ऐसे ही जिहादी बनकर घूमने शुरू हो गए तो सोचिए कि क्या स्थिति दुनिया की होगी। यानी पाकिस्तान अगर आतंक की नर्सरी ना हो तो और क्या हो, जहां पार्टियां बनती ही इस बुनियाद पर हैं कि आप जाइए और दुनिया में धमकाइए लोगों को और पैसा लेकर आइए। आतंकवाद और क्या है, पहले लोगों के घर में जाइए, वहां बॉम्ब फोड़िए और कहिए कश्मीर हमारा है। कश्मीर को मांगने का इनका तरीका क्या था, यही तो था और सामने निकल कर आ रहा है। इनके शायद परवरिश में ही ये बातें कही गई होंगी कि कश्मीर में पहले कबीलों की वेशभूषा में घुस जाइए और फिर वहां जाकर बैठ जाइए कि नहीं ये हमारा है। यही तो है। और क्या कर रहे हो, संसद में घुसकर आते हो, बॉम्ब फोड़कर चले जाते हो। भारत की संसद को आपने बॉम्ब फोड़कर उड़ाने की प्लानिंग कर ली। इसका मतलब क्या है, आतंक की नर्सरी पाकिस्तान कैसे है यह बताने के लिए किसी और सेशन की आवश्यकता नहीं है, एक आध नमूने काफी हैं। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ रहे हो। मजाक अपार्ट, लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की रूट जो है ना वो पूरी तरह से हिल चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि यहां पर क्या स्थितियां होंगी। ठीक है, तो तहरीक-ए-लबैक ने इमरान खान गवर्नमेंट को हाल ही में फिर धमकी दी थी महंगाई के कारण। अब जो है वो भी ठीक है, लेकिन राजस्थान पुलिस ने एक चीज अभी कुछ दिनों पहले निकाली थी नुपुर शर्मा के केस में। अब सोचो कि यह पार्टी वहां बैठ करके कहती है कि नुपुर शर्मा को मारा जाएगा। इससे अंदाजा लगा लो उदयपुर के अंदर जो हत्याकांड हुआ था, एक टेलर का हत्याकांड जो था, जिसमें जो लोग मिले थे, जो उदयपुर के अंदर, राजस्थान के उदयपुर में काफी ऐसी दर्दनीय घटना हुई थी, उसके पीछे भी जो लोग थे वो तहरीक-ए-लबैक से मोटिवेटेड थे। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि दुनिया में ये लोग किस तरह का माहौल बनाते हैं। खैर, सोच आपकी है, थॉट आपकी है, आप क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही रहा। हां, आपने इतनी देर तक मुझे पेशेंस के साथ सुन लिया है तो एक छोटा सा कष्ट कर दीजिए जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, और वो ये कि वीडियो के नीचे राइट हैंड कॉर्नर पर एक लाल रंग का बटन है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे दबा दीजिए। उससे कोई पैसा आपका नहीं कटेगा। हां, फायदा यह जरूर होगा कि भविष्य में जब हम आएंगे तो आपको पहले ही सूचना मिल जाएगी, और दूसरा हमें फायदा यह होगा कि हमें लगेगा कि आप तक पहुंचने का हमें अधिकार मिल गया है ना। सेशन पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें, अपने साथियों से जरूर साझा करें। चैनल पर नए हैं इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और जैसा मैंने आपको रिकमेंड की कारगिल की वो किताब, आप जरूर जाकर उसे सुन सकते हैं। यूज माई रेफरल कोड अंकित50, जिससे कि आप कुकू एफएम पर 50% डिस्काउंट के साथ पूरे 1 महीने तक 10,000 किताबों को मात्र 49 रुपए में सुन पाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। इस कंटेंट की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि वेरीफाइड ब्लू टिक अकाउंट है, और जीके बाय अंकित अवस्थी सर, इस पर अभी थोड़ी ही देर में साझा कर दूंगा। धन्यवाद।